नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। उत्तरी गजा के बेत लाहिया शहर में इजरायली हमले के कारण 34 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि वहां की सिविल डिफेंस एजेंसी ने की है। इसके अलावा इजरायली हमले में लेबनान के मीडिया चीफ भी मारे गए हैं, जो कि हिजबुल्लाह के मीडिया को संभालते थे। अमेरिका ने यूक्रेन को उन मिसाइलों को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है जो लंबी दूरी तक मार करती हैं। इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका का धन्यवाद कहा है। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। दिल्ली में हवा का प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसको लेकर GRP 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि GRP 3 और 4 लागू करने में दिल्ली में देरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लिना ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के अनदेखी के कारण सारे शहर उत्तर भारत के गैस चैम्बर्स में तब्दील हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक नया अपडेट सामने आया है। किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 26 नवंबर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठेंगे। पंजाब के बाई इलेक्शंस में कांग्रेस के बड़े नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक चुटकुला सुनाने के कारण विवाद बढ़ गया है। महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा है और कहा है कि आप जल्द से जल्द जवाब दें, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगले कुछ घंटों के बाद पंजाब में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और पार्टियों को चुनावी कैंपेन के लिए रोक दिया जाएगा। 20 नवंबर को पंजाब में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आज अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब पहुंचे। उन्होंने वहां पर दर्शन किए और बर्तन भी मांजे, लोगों को पानी पिलाया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल खबरें हैं उनके बारे में बात हो और उन्हीं का ही विश्लेषण आज करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर वही उत्तरी गजा से आई और वहाँ पर 34 लोगों की मौत हुई है इजरायली हमले में। जो बेत लाहिया जो शहर है उत्तरी गजा का, वहाँ पर इजरायली हमले के कारण 34 लोगों की मौत हुई है। यानी कि जो एक हिसाब से लगातार जो हमले चल रहे हैं इजराइल के, वो रुक नहीं रहे हैं। ये उम्मीद थी कि जो हमास के कमांडर इन चीफ थे 7 अक्टूबर को जो मारे गए थे, उनकी मौत के बाद चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध विराम नहीं हुआ। उनकी मौत के बाद भी 1200 लोगों को मारा जा चुका है और अभी तक जो इजरायली हमले हैं उसमें 44,000 फ़लस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। और इसको लेकर मतलब इंटरनेशनल मीडिया में खूब बात हो रही है। लेकिन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि कुछ हो, इसको ये युद्ध रुके, लेकिन ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। और हालांकि जो उन्होंने जो विदेश मंत्री बनाए हैं उनकी भी सोच यही है कि कहीं ना कहीं जो हमास है उसके खात्मे तक इजराइल युद्ध जारी रखे। लेकिन पूरी दुनिया भर से ऐसी भी आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि अब ये युद्ध रुकना चाहिए। जो फ़लस्तीनी और जो इजरायली संघर्ष उसमें वो रुकना चाहिए, क्योंकि अभी तक फ़लस्तीन के 44,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि हमास के कमांडर इन चीफ को मार दिया गया है या सिनवार को मारा जा चुका है। तो अब कम से कम रुकना चाहिए। 7 अक्टूबर को उनकी मौत हुई थी और उसके बाद भी 1200 इजरायली हमलों में 1200 फ़लस्तीनी लोग अभी भी मर चुके हैं। इस पे ठीक ठाक बात हो रही है। ऐसे ही यही बात लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर हो रहा है। और लेबनान में बेरूत में अब जो हिजबुल्लाह है उसके मीडिया चीफ को भी, अफीफ उनका नाम था, और मोहम्मद अफीफ की भी मौत हो गई है। उनको भी हमला करके मार दिया गया है। मोहम्मद अफीफ इंटरनेशनली पत्रकारों के बीच में काफ़ी सक्रिय आदमी थे और कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते थे वो। और पिछले सोमवार को ही मोहम्मद अफीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था।
और जो ये लेबनान में बेरूत शहर में जो इजरायली हमला हुआ उसमें हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद हफीफ़ की मौत हो गई है। हम सबको पता है कि हसन नसरुल्लाह को सितंबर के आखिरी में इजरायली हमलों में मार दिया था। 7 अक्टूबर को ये सिनवार जो कि हमास के चीफ हैं वो मारे जा चुके हैं और एक अब बड़ी भी मौत है। मैं मानता हूँ कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसके लिए एक बड़ा झटका है कि उनके मीडिया चीफ को ही मार दिया गया है। मोहम्मद हफीफ़ की ओवरऑल एक अच्छी पकड़ थी और अच्छे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो जिस हिसाब से बात रखते थे, जितने पॉलिटिकल पॉइंट्स गिनवाते थे उसके लिए वो जाने जाते थे। खैर अब वो नहीं हैं और इसको लेकर अलग-अलग बातचीत हो रही हैं और कह रहे हैं कि लोग अब लेबनान और फ़लस्तीन के ऊपर कम से कम जो इजरायली हमले हैं वो रुकने चाहिए और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो भी युद्ध के बारे में है, वो रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में है। और यूक्रेन को अमेरिका ने कुछ ऐसी मिसाइलें दी थी जो लंबी दूरी तक मार करती हैं, उनको चलाने की अनुमति भी अब अमेरिका ने दे दी है और रूस की टेरिटरी के अंदर फायर करने की अनुमति दे दी है। बेसिकली ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जो अब विदेश मंत्री हैं उनका स्टैंड ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को मिसाइलें चलाने की अनुमति दी गई है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी बयान नहीं आया है और कहीं ना कहीं ये भी चौंकाने वाला है क्योंकि वो अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने हैं और इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने ट्विटर पर ये कहा कि जो साथी मुल्क हैं, जो साथी देश हैं, उनका उन्होंने आभार प्रकट किया, शुक्रिया कहा है कि हमें अनुमति मिली है। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है, हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमला शब्दों से नहीं किया जाता, इन बातों की घोषणा की जाती मिसाइलें खुद ही बोलेंगी। ये व्लादिमीर वोलोदिमीर जेलेंस्की के शब्द हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक हैं। और जेलेंस्की को लोग सोच रहे हैं कि अभी शायद ये कोई विक्ट्री प्लान जैसा, सीक्रेट प्लान जैसा लेके आएंगे। मेरे को लगता है कि बड़ा बेवकूफ़ी भरा निर्णय होगा अगर जेलेंस्की रूस में अगर फायर करते हैं, क्योंकि रूस के पास भी ठीक ठाक असला है। दोनों मुल्कों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं आज भी स्टैंड पे कायम हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकना चाहिए और इससे दोनों ही मुल्कों को नुकसान हो रहा है और अमेरिका और नेटो मज़े ले रहे हैं, दोनों दोनों कहीं ना कहीं मुल्कों के इस पूरे मामले में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में जो खबर आई कि भाई लंबी दूरी की मिसाइलों को परमिशन दे दी, इसको लेकर जर्मनी का एक अलग स्टैंड है। ये मेरे को लगता है कि इसके बारे में ये हम थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि उनका देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें चलाने का फैसला नहीं देगा, ना ही वो मिसाइलें देगा, ना उनका साथ देगा, और वो अभी भी अपने उसके फैसले के ऊपर टिका हुआ है। और उन्होंने कहा कि जर्मनी के चांसलर का कोई भी फैसला बदला नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर भी ये ट्वीट किया है, इसके अलावा मीडिया में भी स्टेटमेंट किया है। जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ सोल्स, उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात भी हुई थी, उसको लेकर विवाद भी हो गया था, आपत्तियां भी जताई गई थी, लेकिन जर्मनी ने साफ स्टैंड रखा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की जो मार करने वाली मिसाइलें हैं वे नहीं देगा। तो इससे काफ़ी विवाद अभी भी जारी हैं। नेटो में भी कई बार बात होती है इसको लेकर और जर्मनी अपनी स्टैंड पे तब से अडिग है कि ये यूक्रेन का जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये हिला हुआ आदमी है, इसको अगर आप कुछ भी दे देंगे तो ये कुछ भी कर बैठेगा, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा कोई। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो लगातार अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस पे बरकरार हैं। साउथ एशिया में भी बहुत कुछ घट रहा है। साउथ एशिया में जैसे मैंने श्रीलंका के इलेक्शंस के बारे में बताया था कि वहाँ पर पीपीपी जो जो ग्रुप है, लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है, वो वहाँ पर चुनाव जीता। 159 सीटें उन्होंने जीती हैं और श्रीलंका में अब एक लेफ्ट यानी कि वामपंथियों की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है। ऐसे ही एक खबर बांग्लादेश से भी है। बांग्लादेश को का जो तख्ता पलट हुआ था उसको आज पूरे 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन से वहाँ पर यूनुस खान को वहाँ का अंतरिम सलाहकार नियुक्त कर रखा है। और यूनुस खान ने एक अपने मोहम्मद यूनुस खान मैं कह रहा हूँ, हालांकि उनको मोहम्मद यूनुस नाम है। मोहम्मद यूनुस नोबल प्राइज़ विजेता आदमी है और उनको वहाँ की जो
मौके के जो लोग चला रहे हैं उनको सलाहकार नियुक्त कर रखा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि शेख हसीना को भारत से बात करेंगे कि शेख हसीना को वो वापस बांग्लादेश लेके आ जाए। तो ये एक मामला है। और पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि शेख हसीना भारत में है और वो लगातार बयानबाजी कर रही है इसको लेकर। बांग्लादेश के जो अंतरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उसने सवाल भी उठाए थे और ये खबर भी हमने दी थी आपको। और अब इसमें अपडेट यही है कि 100 दिन पूरे होने के ऊपर मोहम्मद यूनिस ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो भारत से बोल के शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लेके आएंगे। तो ये दो मुल्क पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों में बहुत हलचलें हुई, दोनों में तख्तापलट हुए हैं। बांग्लादेश में लेफ्ट जो फ्रंट है वो, श्रीलंका में जो लेफ्ट फ्रंट है वो जीत कर आया है। और अब बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो सरकार चला रहे हैं। स्टूडेंट मूवमेंट की जीत हुई है। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि वो सोशलिस्ट हैं, उनका नेचर या किस किस्म का है। मोहम्मद यूनिस नोबल पुरस्कार विजेता ज़रूर हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि बांग्लादेश में किस किस्म की सरकार है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से आई। दिल्ली में जो वायु का प्रदूषण है यानी कि हवा का प्रदूषण वो लगातार गंभीर बना हुआ है, यानी कि हवा जहरीली है। और हालांकि दिल्ली सरकार ने GRP 3 और GRP 4 लागू कर दिया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको बोलते हैं। और इसमें यह है कि बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे BS4 जो डीजल बसें ट्रक हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा शेड्यूल टाइमिंग के जो शेड्यूल्स हैं उनको अलग अलग किया गया है। CNG के व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी गई है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और कई सारे वो हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वो खुश नहीं, उन्होंने कहा कि जो ग्रेडेड एक्शन प्लान, रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये पहले आना चाहिए था, इसमें देरी हुई है। और हालांकि ठीक है कि ये जो टसल चल रही, क्योंकि 500 के आसपास AQI जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गंभीर स्थिति में है दिल्ली में। एस्थमेटिक लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ही, बच्चों को भी अस्थमा हो सकता है, ये भी एक मामला है। लेकिन इसको लेकर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अतिशी मार्लेना, उनका बड़ा अजीब बयान आया। उन्होंने कहा कि किसानों ने पराली जलाई, इससे जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो सरकार है उन्होंने किसानों को पराली जलाने से नहीं रोका, इसलिए सारे शहर गैस चैम्बर्स में तब्दील हो गए हैं। तो सिर्फ पराली जलाने को ही एक कारण मान रही है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, डीजल गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, या जो एमिशन है, या फिर जो बहुत सारी माइनिंग होती है उसका जो पोल्यूशन है, उसके बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। पता नहीं क्यों नहीं कर रही हैं, जबकि यह साबित हो चुका है कि जो करंट में जो एयर क्वालिटी ख़राब हुई है उसमें सिर्फ 8 या 10% योगदान ही पराली जलाने का है। तो उस 90% के बारे ऊपर भी तो बात की जानी चाहिए कि ये 90% हवा कैसे ख़राब हो रही है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। सिर्फ पराली जलाने से लोगों के काम चल जा रहे हैं। हालांकि अतिशी मार्लेना को अपना घर संभाल लेना चाहिए था। उनके मंत्री रहे कैलाश गहलोत, यानी कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली में मंत्री कैलाश गहलोत अब उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कई सारे मुद्दे गिनाए, उसमें उन्होंने कहा कि भाई लोग सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला। आज वो बीजेपी में शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला रहे हैं कि CBI ED के डर से मैंने बीजेपी ज्वाइन की, मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना टूटा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, हम अन्ना आंदोलन से साथ थे और उसके बाद हम मामले रहे हैं। उसमें उन्होंने शीश महल विवाद का दिया है, और दूसरा यमुना नदी बहुत प्रदूषित हो गई। इस किस्म के अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने निशाने पर लिया। तो 3-4 बातें बोल के आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े बड़े नेता बीजेपी के उस समय मौजूद थे जब उनको ज्वाइन करवाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो किसान आंदोलन से आई। 13 फरवरी 2024, ठीक 1 साल तो नहीं हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि 10 महीने ज़रूर हो गए हैं। 10 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गए। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर अब किसानों की तरफ से एक कॉल आई है। 6 दिसंबर को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन किसानों ने कहा है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर नहीं जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा, किसान नेताओं ने। इसके अलावा 26 नवंबर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी
हाँ, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। भूख हड़ताल छोटा शब्द है, मेरे को लगता है कि इसके आमरण अनशन और भूख हड़ताल में फ़र्क ये है कि आप भूखे बैठते हैं। आमरण अनशन पर ये है कि आप जब तक भूखे बैठते हैं, जब तक आप मर नहीं जाते। तो उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान किया है। और स्वर्ण सिंह पंधेर, किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने बताया कि उन्होंने रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर की डिमांड की है, बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीवार बना रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई सरकार से हमारी 18 फरवरी के बाद कोई बात नहीं हुई है, तो बात भी चलनी चाहिए। मरण व्रत है, यानी कि जो आमरण अनशन है डल्लेवाल का, उसके बारे में बात हुई कि जब अगर वो जिस दिन बैठ गए आमरण अनशन पर, उसके बाद हर एक बीजेपी के नेता को पंजाब में काले झंडे दिखाएंगे। ये एक मामला है। इसके अलावा अगर डल्लेवाल की जान जाएगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ये बात उन्होंने कही है। तो अब किसान आंदोलन में एक तेजी देखने को मिलेगी। 9 महीने से किसान चुप थे और अब 9 महीने बाद किसान दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और उसमें एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर मुख्य तौर पर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट से बलवंत सिंह राजोआणा केस में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के सचिव को कहा गया कि जो उनकी याचिका है और खासकर उनकी दया याचिका, उसके ऊपर 2 सप्ताह के अंदर विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये 2 महीने के अंदर 2 सप्ताह के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो उनकी अब याचिका के ऊपर 2 सप्ताह के लिए पर विचार करने के लिए कहा है द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को। तो अब देखना है कि क्या इसके ऊपर उनका फैसला आता है और क्या इसमें चीज़ें आगे अपडेट होती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से ही आई। पंजाब के अमृतसर का एक रहने वाला पंजाब पुलिस का सिपाही ड्रग के साथ पकड़ा गया है। 14 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है और वह मोहाली में तैनात था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो एक हिसाब से ये इस बात पे ठप्पा है कि पंजाब पुलिस के बहुत सारे लोग इस नशे तस्करी में इन्वॉल्व हैं। हालांकि अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर भी लिया गया है और देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो 14 करोड़ की 2 किलो जो हीरोइन है, लवप्रीत सिंह जो पंजाब पुलिस के सिपाही हैं, उनसे बरामद हुई है। तो अब ये देखना होगा कि उनके इस मामले में होता क्या है। पंजाब में बाई इलेक्शंस भी हैं, 4 सीटों पे होने वाले हैं। इसको लेकर गिदड़बाह सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक विवादों से भरा हुआ बयान दे दिया है। बयान तो क्या, चुटकुला सुनाया है उन्होंने एक। और उसके बाद पंजाब की महिला आयोग ने उनको नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो इसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कास्टिस्ट सा चुटकुला था, इसको लेकर विवाद भी हो गया, एंटी वुमेन भी था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि चरणजीत सिंह अपने बचाव में क्या बचाव करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को वुमेन इश्यूज़ के ऊपर थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका जो उन्होंने आईएएस को जो टेक्स्ट किए थे, शायरी भेजते थे, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और भी बहुत बार उनका नाम उछला है अलग अलग चीज़ों में। हालांकि बहुत बहुत चीज़ों में सच्चाई भी नहीं है, लेकिन जब नाम उछलता है और अब फिर महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, तो मेरे को लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को महिलाओं के मामले में थोड़ी सहजता रखनी चाहिए और कोई भी अनाप शनाप बयानबाजी देने से बचना चाहिए। तो ये मेरे को लगता है। अच्छा, अगली खबर की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल से आई। और श्रोमणी अकाली दल की में जो उनके प्रधान थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद लगातार उथल पुथल जारी है। वर्किंग कमेटी की आज चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई। ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भूंदड़ साहब आए, जो कि कार्यकारी प्रधान है। उन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़ा हुआ है उसके ऊपर जिला स्तर की कमेटियों से और जो विधानसभा हल्का इंचार्ज जो इन अकाली दल के होते हैं उनसे राय मशवरा लिया जाएगा। उसके बाद वो फैसला करेंगे। इसके अलावा एक इशारा भी किया गया। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है और वो उसमें भगवंत मान भी शामिल हैं और श्रोमणी अकाली दल को तोड़ने की साजिशें ये लोग बता रहे हैं। और एक अकाली दल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जो एक विधायक 2 बार विधायक रहे हैं, नरेंद्र शर्मा, एनके शर्मा, जिनको बेसिकली जाना जाता डेराबस्सी से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अकाली दल से। वो अकाली दल के
सिंबल के ऊपर अब की बार पटियाला से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। वो 2012 और 2017 में डेराबस्सी से विधायक रहे हैं। सुखबीर बादल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा देने का कारण उन्होंने सुखबीर बादल को भी बताया कि सुखबीर बादल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो ये एक मेरे को लगा कि अकाली दल की जो 2-3 छोटी छोटी अपडेट्स थी वो भी आप तक पहुँचा दूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।